नमस्कार। सैटरडे टीवी से मैं राकेश कुमार सिंह और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से श्री कमल दुबे जी हैं। जहां तक रोज उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की परिचर्चा सैटरडे टीवी के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसी क्रम में आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर चुनावी परिचर्चा में ही श्री कमल दुबे वरिष्ठ पत्रकार जी के साथ हम आपके बीच फिर आए हैं। आज का परिचर्चा का मुख्य बिंदु यह है कि कांग्रेस कुनबा जो रोज बिखर रहा है, आखिर इसके पीछे क्या सत्य है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमल दुबे जी जो राजनीतिक गलियारों से लगातार खबरों को लेकर के जुड़े हुए हैं, वो आपको इस पर हमारी चर्चा में आपके समक्ष आएंगे। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को, आप सबको सैटरडे टीवी की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई। श्री दुबे जी, जो कांग्रेस का एक कुनबा है, लगातार देखने को मिल रहा है कि एक से एक उनके नगीने, जो कांग्रेस पार्टी के नगीने हुआ करते थे, रोज बिखर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के जितिन प्रसाद, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर अभी कल कुंवर आरपीएन सिंह, प्रियंका गांधी जी के आने के बाद ये बिखरना शुरू हुआ है, जबकि जुड़ना चाहिए था। इस पर आपका? राकेश जी, मैं देख रहा हूँ राजधानी लखनऊ का पारा पूरी 60 डिग्री से कम है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने से कांग्रेस में गर्माहट बढ़ी हुई है, पारा पूरी तरह चढ़ा हुआ है। लखीमपुर कांड के बाद जिस तरह से प्रियंका ने जोश भरा था जनता से, उम्मीदें जागी थी कि कांग्रेस खराब स्थिति से उभरेगी और हवा भी बनी थी, लेकिन आरपीएन सिंह, फिर पहले जितिन प्रसाद और फिर आरपीएन सिंह के भाजपा में आने से कांग्रेस को निश्चित तौर से बहुत बड़ा झटका लगा है। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है और इन दो नेताओं के जाने से इस चिंता के अलावा और भी गंभीर चिंता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवार में राहुल गांधी और प्रियंका के बीच एक दीवार सी नजर आती है। दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन जिस तरह से एक बढ़ के घटनाक्रम हो रहे हैं, वो कांग्रेस में बिखराव या उनके कुनबे के टूटने का बड़ा संकेत है। 2014 की मैं बात करूंगा। 2014 में जब राहुल के नेतृत्व में युवा नेतृत्व पूरे देश में गठित हुआ, तो जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, आरपीएन सिंह, ये उनकी टीम के हार्डकोर मेंबर थे और माना जाता था ये युवा टीम कांग्रेस को आगे ले जाएगी। उसकी सारी तैयारी हुई थी और लोग काम भी कर रहे थे। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो मनमोहन सिंह को 2 बार सोनिया जी ने पीएम बना के राहुल को राजनीतिक रूप से परिपक्व करने के लिए काफी मेहनत की, उनको बढ़ाया। ये टीम राहुल के सदस्य थे। इधर जब कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ हुई तो प्रियंका को सोनिया जी ने लाई, लेकिन प्रियंका ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर यूपी की प्रभारी बनी, जो कामकाज किया, उससे टीम राहुल के जो मेंबर थे उनको एकदम साइड लाइन कर दिया गया। तो इन इस्तीफों के पीछे, ज्योतिरादित्य, सचिन पायलट और उन सबके जाने के पीछे कहीं ना कहीं भाई और बहन के बीच दरार, मनमुटाव जरूर नजर आ रहा है। कांग्रेस में अंदर ही अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें टीम राहुल का कुनबा धीरे धीरे बिखर रहा है और उनकी टीम खत्म हो रही है। इस हिसाब से देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं,
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और जिस हिसाब से कांग्रेस का कुनबा या कांग्रेस के जो नगीने हैं या कांग्रेस के जो युवा पीढ़ी के नगीने हैं वो धीरे धीरे दरक रहे हैं और दरक के भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे तो 2024 नरेंद्र मोदी जी के लिए और आसान बना रहे हैं लोग। हाँ, वो तो बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। देखिए, भाजपा के दो प्लान हैं। पहला ही विपक्ष को खत्म करो। विपक्ष अगर खत्म हो जाएगा तो हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। तो इसमें काफी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा शीर्ष नेतृत्व सफल रहा है। आज की डेट में धीरे धीरे कांग्रेस खत्म होने की तरफ है और उसका लाभ सीधे सीधे बीजेपी को मिल रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी बची नहीं है। आज चाहे यूपी विधानसभा चुना लो, बड़ी चतुराई से भाजपा ने या उसके नेतृत्व ने बसपा को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। बसपा का ही दौड़ में नहीं है। अकेले अखिलेश या समाजवादी पार्टी चुनाव में मैदान में डटी है। कांग्रेस भी लगभग बसपा से भी खराब स्थिति में आ गई है। तो मुकाबला सपा ही फेस कर पा रही है। मुकाबला चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी अब ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी या उनकी टीम या भाजपा नेतृत्व विपक्ष को खत्म करने में काफी हद तक सफल हुआ है। इन झटकों के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी सोनिया गांधी के साथ चुनौती होगी, उनकी राजनीतिक परिपक्वता का, कि बेटे और बेटी के बीच जो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उस पर संतुलन बनाना। नहीं, इस बात को आप बता रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई तो कहीं दिख नहीं, क्योंकि अभी जल्दी ही कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया। उस मैनिफेस्टो में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ थे, और बल्कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के कंधे पर हाथ रख के उस मैनिफेस्टो को जारी किए। राकेश जी, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखाई देता है अंदर ही अंदर चीजें, इसीलिए राजनीति को राजनीति कहा गया है। तो अब हम अगर राजनीति से अलग हटे, जब धीरू भाई अंबानी थे, उनके इतने बड़े देश के सबसे बड़े पूंजीपति, और उनके बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच सब कुछ एक था बिखराव हो गया। उसी तरह दिखाई नहीं पड़ता था, अचानक हुआ। वही चीज कांग्रेस के अंदर है, दिख कुछ रहा है कुछ, और उसके संकेत इन नेताओं के लगातार टूटने से साफ मिल रहा है। तो यानी कि इस तरह अगर जिस तरह बहुजन समाज पार्टी आज के डेट में वेंटिलेटर पर चली गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति बुरी हाल हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति आ जाएगी। केवल आने वाले दिनों में भाजपा और सपा ही मैदान में रहेगी। हाँ, भाजपा ने अपने 2 विकेट गिरा लिए हैं, एक बसपा को, एक कांग्रेस को वेंटिलेटर पे भेज के। समाजवादी पार्टी उसके निशाने में है, उसमें भी उसकी कोशिशें जारी हैं। अपर्णा को ले ही आए, मुलायम सिंह यादव जी का सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही है, और जिस तरह से कल पद्म श्री गुलाम नबी आजाद को दिया वो अच्छी बात है, लेकिन वो उसी तरह से पद्म श्री सरकार ने दिया जिस तरह आरिफ मोहम्मद खान को उन्होंने अचानक ला के राज्यपाल बना दिया था। राज्यपाल इसलिए बनाया, वो भाजपा के नहीं थे, इसलिए कि एक संदेश विपक्ष को देने के लिए। मैं विपक्ष को भी, आरिफ मोहम्मद जी की ज्यादातर राजनीति कांग्रेस की रही है, उनको दिया। उसी तरह गुलाम नबी आजाद को देके संदेश बढ़ा दिया है पार्टी ने, बीजेपी ने, और जिस इससे विपक्ष एक बार सोचेगा। आगे कांग्रेस में जो लोग आ रहे हैं, कांग्रेस से जो लोग भाजपा में आ रहे हैं, चाहे ज्योतिराज सिंधिया जी आए, वो केंद्रीय मंत्री बने, आपके जितिन प्रसाद जी आए, वो भी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के बने, अब आरपीएन सिंह जी आए हैं, देखिए उनका क्या भविष्य है। निश्चित तौर पर उनको भी कुछ बड़ा पद देने की बात हुई होगी। तो अब इस तरह सभी लोग को यहाँ पर अच्छे अच्छे पद मिल रहे हैं। पद के लालच से आ रहे हैं कि फिर कांग्रेस की जिस दिन स्थिति ठीक होगी फिर लोग उधर वापस चले जाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी के रणनीतिकार अपनी पहली रणनीति में सफल है इन लोगों को लाने में। अब भाजपा नेतृत्व इनका इस्तेमाल किस तरह करता है, ये सबसे बड़ा सवाल प्रदेश नेतृत्व के नेताओं में रहेगा, और इसकी रणनीति भी बनने लगी। जैसे आरपीएन सिंह ने कल भाजपा ज्वाइन किया, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ जी, दोनों डिप्टी सीएम,
और यूपी के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया था कि चुनाव में इन दोनों चेहरों का जो कांग्रेस से आए कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे पार्टी लाभ लेगी। निश्चित तौर पर ब्राह्मण चेहरे के रूप में जितिन प्रसाद को लाया गया था कि बड़ा संदेश देगी, और इनको ओबीसी चेहरे के रूप में लाया गया। अब उपयोग करना यहाँ के नेताओं और भाजपा नेतृत्व की जिम्मेदारी। पहली सफलता उन्हें मिल गई, दूसरी कैसे पाएंगे, ये भाजपा रणनीतिकारों के कंधों दरों। सैटरडे टीवी पर आने के लिए कमल दुबे जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे टीवी के दर्शकों को आप इसी तरह निरंतर अपनी राजनीतिक जो आपकी सूझबूझ है, जो राजनीतिक आपकी जानकारियाँ हैं, जो पत्रकारिता में आपने सीखी है, हम चाहेंगे कि हमेशा हमारे सैटरडे टीवी के दर्शकों तक जो हमारा चुनावी घचपच का कार्यक्रम चल रहा है, और सैटरडे टीवी पर जो 10 मार्च तक निरंतर ये कार्यक्रम चलेगा, हम चाहेंगे कि इसी तरह हमारे दर्शकों को आप अपना 10 मिनट 15 मिनट का जो भी समय है बहुमूल्य समय देते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि सैटरडे टीवी को जब आप यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से सबसे पहले तो मुझे बहुत अपार खुशी होगी कि आप हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इससे क्या होगा कि आपको हमेशा हमारे चैनल के जो भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे, आपको उसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको उसका SMS या उसका जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, जिससे हमारे इस कार्यक्रम को आप देख सकेंगे और हमें अपनी राय प्रस्तुत कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आप लोग को फिर एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई। धन्यवाद।